आपने लव मैरिज की कई कहानियां सुनी होंगी, मगर हम आपको जिस लव ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह लव ट्रायंगल एक बड़ी ही भयानक ट्रेजेडी में बदल जाती है और इसका अंत 3 मौतों से होता है। सबसे बढ़कर इस केस में पुलिस को इन 3 मौतों के लिए जिम्मेदार कल्प्रिट्स, एविडेंस, सब कुछ मिल जाता है, मगर फिर भी पुलिस इन 3 मौतों के लिए किसी को सजा नहीं दिलवा पाती है। केस तक बंद कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि पुलिस को इतने बड़े केस की जांच बंद करनी पड़ती है? इस केस में मरने वाले कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई थी और इस शॉकिंग केस की पूरी कहानी क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, इस कहानी के सबसे अहम किरदार हैं डॉक्टर रेवंत। रेवंत कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले के कदुर नाम की जगह पर रहते थे। इसी शहर में उनकी एक डेंटल क्लिनिक भी थी। रेवंत के साथ उनकी पत्नी कविता बिंदु भी रहती थी। इस कपल के 2 बच्चे थे, जिनमें एक की उम्र 5 साल और दूसरे की उम्र 11 महीने थी। रेवंत अपने बीवी और बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे, मगर यह खुशी लंबे समय तक नहीं रहती है। फरवरी 2020 में इस परिवार में कुछ ऐसा होता है जिससे एक पल में पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। रोज की तरह 17 फरवरी 2020 की शाम भी रेवंत अपने क्लिनिक के लिए निकल जाते हैं। क्लिनिक पहुंचकर थोड़ी देर काम करने के बाद शाम के 6:15 पर वह अपनी पत्नी कविता को फोन करते हैं तथा बच्चों का हालचाल पूछते हैं। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद रेवंत फोन रख देते हैं। फिर रोज की तरह 8 बजे के आसपास रेवंत अपने काम से वापस आ जाते हैं। रेवंत के काम से वापस आते ही रेवंत के पड़ोस में रहने वाले लोग अचानक से रेवंत के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। आवाज सुनकर सभी लोग भागते हुए रेवंत के घर पर आते हैं। वहां का नजारा देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के अंदर फर्श पर रेवंत की पत्नी कविता बिंदु खून से लथपथ पड़ी हुई थी। घर का सामान पूरी तरीके से बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि घर में लूट हुई है। लोग तुरंत कविता के पास भागते हुए जाते हैं। कविता को अस्पताल ले जाने की हलचल शुरू हो जाती है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी। लोग पाते हैं कि कविता के शरीर में जान नहीं बची है। 2 मासूम बच्चों को छोड़कर कविता इस दुनिया से जा चुकी थी। तुरंत ही इस घटना की जानकारी रेवंत द्वारा फोन के जरिए आरासी केरे पुलिस स्टेशन में दे दी जाती है। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। इधर पुलिस जरूरी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद कविता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रेवंत के बयान पर इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है। रेवंत बताता है कि कविता की हत्या किसी लुटेरे ने की है, क्योंकि घर से कई कीमती सामान और ज्वेलरी गायब है। रेवंत के मुताबिक पहले लुटेरे जबरदस्ती घर में घुस आए, फिर लूटपाट करने लगे, जिसका शायद कविता ने विरोध किया। इसी के चलते लुटेरों ने कविता की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर जरूरी कीमती सामान लूटकर भाग गए। इस बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस वाले अपनी जांच शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच लूटपाट के एंगल से ही की जाती है। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को इस केस में कुछ अजीब सा लगने लगता है। जैसे रेवंत बयान देता है कि कुछ बाहरी लुटेरे घर में आए और उन्होंने लूटपाट मचाई है, मगर शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को घर के अंदर जबरदस्ती लूटपाट के कोई निशान नहीं मिलते हैं। इतना ही नहीं, कविता के साथ भी अगर किसी ने जबरदस्ती मारपीट की होती तो वहां स्ट्रगल के निशान जरूर मिलते, मगर पुलिस वालों को ऐसा वहां कुछ भी नजर नहीं आता है। घर से कीमती जेवर जरूर गायब मिलते हैं। घर के अंदर फोर्स एंट्री के भी सबूत नहीं मिलते हैं। पुलिस का शक रेवंत पर जरूर होने लगा था, मगर पुलिस वाले फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करते हैं और तब तक अपनी जांच लूटपाट के एंगल पर ही जारी रखते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि कविता की हत्या बड़ी ही सफाई के साथ की गई है, जो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। पोस्टमार्टम में इस बात के सबूत मिलते हैं कि कविता का गला किसी हथियार से नहीं, बल्कि किसी शार्प सर्जिकल ब्लेड से काटा गया है। इसके अलावा कविता के शरीर में एनेस्थीसिया का भी हाई डोज पाया जाता है। सर्जिकल ब्लेड और एनेस्थीसिया मतलब शक की सुई सीधे कविता के पति डॉक्टर रेवंत की तरफ जाती है। फिर भी पुलिस वाले जल्दबाजी में कुछ भी कदम उठाने से पहले रेवंत के घर तक आने वाले सभी रास्तों और घर के आसपास के सभी सीसीटीवी
फुटेज को खंगालने का फैसला करती है। इन सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वालों को कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आता है। इसके अलावा जब रेवंत की कॉल रिकॉर्ड्स निकाली जाती हैं तो पता चलता है कि रेवंत पिछले काफी समय से किसी हर्षिता नाम की महिला के संपर्क में है। पत्नी की मृत्यु के बाद भी लगातार वह हर्षिता से बात कर रहा था। अब तक मिले सभी सबूत इस बात की ओर इशारा करने लगते हैं कि शायद रेवंत का हर्षिता से अफेयर है और इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में रेवंत ने अपनी पत्नी की ही बेरहमी से हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले सच का पता लगाने के लिए एक बार फिर से रेवंत को कॉल करके पुलिस स्टेशन में आने को कहते हैं। इससे पहले भी पुलिस वालों ने कई बार रेवंत को बुलाया था और उससे पूछताछ की थी। हर बार रेवंत पुलिस के बुलाने पर तुरंत थाने पहुंच जाता था और अब तक की जांच में वह पुलिस का पूरा सहयोग कर रहा था। मगर जब 22 फरवरी को एक बार फिर से पुलिस वाले रेवंत को बुलाते हैं तो इस बार वह समय पर पुलिस थाने नहीं पहुंचता है। कुछ देर के इंतजार के बाद पुलिस वाले खुद ही रेवंत का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर तभी पुलिस वालों को पास के ही बंदी कुपाल रेलवे गेट पर किसी की लाश पड़े होने की जानकारी मिलती है। जब पुलिस वाले मौके पर जाते हैं तो वह भी शॉक रह जाते हैं। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि रेवंत की थी। 5 दिन पहले 2 मासूम बच्चों के सर से मां का साया उठा था और अब पिता भी दुनिया से जा चुके थे। रेवंत की मौत कैसे हुई? किसी ने उसकी हत्या करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया या खुद ही रेवंत ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली? इसका जवाब अब पोस्टमार्टम से ही मिल सकता था। इसलिए पुलिस वाले लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ केस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए अब पुलिस इस कड़ी में शामिल तीसरे किरदार यानी उस महिला की तलाश में लग जाती है जिसे लगातार रेवंत फोन पर बातें कर रहा था। जब पुलिस वाले उस दूसरी महिला की जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है कि उसका नाम हर्षिता है। वह फिलहाल बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर इलाके में रह रही थी। पुलिस वाले अब इस मामले में हर्षिता से पूछताछ करने के प्लान में लग जाते हैं। मगर यह क्या, पुलिस वाले हर्षिता तक पहुंच पाते? इससे पहले ही पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि हर्षिता ने अपने ही कमरे में अपने ही हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पहले कविता, फिर रेवंत और अब हर्षिता। इस केस मामले में 3 लोग शामिल थे और अब तीनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। जब पुलिस वाले हर्षिता के घर पर जाकर जांच शुरू करते तो उन्हें हर्षिता के कमरे से कुछ ज्वेलरी मिलती है। घर के अंदर से बरामद किए गए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि यह ज्वेलरी 18 तारीख को कविता के पति रेवंत ने भेजी थी। यह सभी ज्वेलरी कविता की थी। इसके अलावा भी पुलिस वालों को कविता और रेवंत की मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिलती हैं। एक के बाद एक 3 मौतों से कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पुलिस वालों पर भी जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ने लगा था। इसलिए पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हैं और फिर एक के बाद एक सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं। फाइनली कुछ दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करने के बाद पुलिस की ओर से इस केस से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। पुलिस द्वारा जांच के बाद किए गए खुलासे के मुताबिक कविता और रेवंत की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। दोनों काफी खुश थे। इसी बीच सोशल मीडिया के माध्यम से रेवंत की मुलाकात हर्षिता से होती है। कुछ दावों के मुताबिक हर्षिता और रेवंत की मुलाकात घर किराए पर लेने देने के दौरान हुई थी। खैर, पहली मुलाकात के बाद इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। फिर दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। समय के साथ इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाता है कि रेवंत यह भी भूल जाता है कि वह शादीशुदा है और उसके 2 मासूम बच्चे भी हैं। वह सब कुछ भूलकर अब हर्षिता से शादी करने के सपने देखने लगता है। इस शादी में रेवंत के लिए सबसे बड़ी अड़चन उसकी पत्नी कविता थी। वह कविता से पीछा छुड़ाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने लगता है, मगर वह नाकाम रहता है। उधर हर्षिता उस पर शादी के लिए दबाव बनाती रहती है। कमाल की बात तो यह थी कि हर्षिता की पहले ही 2 शादी हो चुकी थी। पहली शादी लगभग 2010 के आसपास हुई थी, लेकिन वह शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और पहले पति से हर्षिता का डिवोर्स हो गया था। फिर उसने अपनी दूसरी शादी सुंदर नाम के व्यक्ति से की थी। सुंदर और हर्षिता का एक बच्चा भी था। ये तीनों बेंगलुरु में ही एक साथ रह रहे थे। इसके बावजूद अब हर्षिता रेवंत से शादी करने को बेचैन थी। जब हर्षिता का दबाव ज्यादा बढ़ने लगता है तो रेवंत पत्नी को मारकर रास्ते से हटाने के खौफनाक प्लान में लग जाता है। रेवंत चाहता था कि वह पत्नी को खत्म भी कर दे और इस मामले में उसका नाम भी ना आए। इसलिए पूरी प्लानिंग करने के बाद 17 अगस्त 2020 को वह पहले तो अपने दोनों बच्चों को
किसी बहाने से अपने रिश्तेदार के घर भेज देता है। फिर धोखे से अपनी पत्नी के शरीर में काफी अधिक मात्रा में एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर देता है। एनेस्थीसिया की वजह से कविता बेहोश हो जाती है। कविता के बेहोश होने पर रेवंत सर्जिकल ब्लेड के जरिए कविता का गला घोंट देता है और फिर घर में रखे सभी कीमती जेवर निकालकर एक थैली में रख लेता है। यहां तक कि मरते समय कविता ने जो गले का हार पहना हुआ था, रेवंत तो वो हार भी निकालकर अपने साथ ले जाता है और फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड हर्षिता के पते पर भेज देता है। फिर बड़े आराम से अपने क्लिनिक से वापस आकर चीखने चिल्लाने का नाटक करता है और पुलिस वालों को लूटपाट की झूठी कहानी सुनाकर गुमराह कर देता है। उधर कविता के मरने के अगले ही दिन यानी 18 अगस्त 2020 को घर से गायब किया हुआ पूरा सोना हर्षिता रिसीव कर लेती है। पुलिस वालों के बयान के मुताबिक जब रेवंत को लगने लगता है कि अब वह पुलिस की पकड़ से नहीं बच पाएगा और उसका सच दुनिया के सामने आ जाएगा, तो बस इसी डर से वह पुलिस के बुलाने के बाद पुलिस थाने जाने की बजाय रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और फिर चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। कविता का केस थोड़ा हाई प्रोफाइल था और लोकल लेवल पर इस खबर को मीडिया वाले लगातार फॉलो कर रहे थे, इसीलिए कविता के पति रेवंत की मौत की न्यूज भी खबरों में आ जाती है। इस बात की जानकारी न्यूज के माध्यम से ही हर्षिता को भी हो जाती है। अब उसे डर सताने लगता है कि हो ना हो पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी और फिर उसे जेल जाना पड़ेगा। बस इसी डर से रेवंत की मौत के कुछ ही घंटों बाद हर्षिता भी अपने कमरे के अंदर ही पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। कुल मिलाकर एक नाजायज रिश्ते के कारण 3 लोगों की जान चली जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस वालों को कविता के मरने की वजह और कविता को मारने वाला भी मिल जाता है। इसके बावजूद पुलिस को इस केस की फाइल बंद करनी पड़ती है, क्योंकि इस पूरे मामले में प्राइम सस्पेक्ट रेवंत और हर्षिता ही इस दुनिया से जा चुके थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिस पर केस चलाया जा सके। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि जब माता पिता मर गए तो उन बच्चों के साथ क्या हुआ? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में खबरें तो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, मगर कुछ सोर्सेस के मुताबिक कविता और रेवंत के दोनों बच्चों को उनके ही एक करीबी रिश्तेदार ने गोद ले लिया और वह दोनों बच्चे अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।